Starting with adaptive disorders, first we have atrophy. Atrophy is reduction in size number. दोनों में से कोई एक भी चीज़ या दोनों एक साथ। ये फिजियोलॉजिकली कब होती है? लिम्फॉइड में देखी है हमने, थाइमस में देखी है, विथ एज ब्रेन में होती है, विथ एज गोनाड्स में होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में होती है, एंड यूट्रस में होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इसकी पैथोलॉजिकल एट्रोफिक कब बोलेंगे हम? या तो जब डिसयूज़ करें, हम उस ऑर्गन का यूज़ ही ना कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमको कहीं पे फ्रैक्चर हुआ, वहाँ वाले फ्रैक्चर पे कास्ट चढ़ा हुआ, तुम यू कुडंट यूज दैट मसल, राइट? सो नाउ अब ये फॉर द नेक्स्ट आफ्टर द हीलिंग व्हेन यू विल लुक इट एंड कंपेयर योर हैंड्स, ये वाले मसल का साइज कम दिखेगा। सो दिस इज कॉज बाय द डिसयूज ऑफ दैट मसल। अब अगर डीनर्वेशन हो जाए न्यूरोपैथिक हो, अगर वहाँ पे नर्व सप्लाई खत्म हो जाए, तो यू देर इज नो वे यू विल बी एबल टू यूज इट इवन इफ यू वांट टू। सिनाइल विथ एज, धीरे धीरे। इस केस में वी हैव क्रिकैक्सिया, जिसमें कि वीकनेस, इमेंसिएशन है, अनीमिया देखने को मिलता है। देन वी हैव इश्केमिक, अगर वहाँ की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे बंद होती जाए। देन वी हैव एंडोक्राइन सिग्नलिंग, अगर कम हो जाए किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल कम ईस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम का साइज कम होता है। देन वी हैव प्रेशर, अगर कॉन्स्टेंटली अगर कहीं पे प्रेशर बना रहे, फॉर एग्जाम्पल पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर के मेनिंजियोमा में स्कल अंदर से इरोड होता है। एंड देन लास्टली वी हैव इडियोपैथिक। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? ऑर्गन श्रिंक होता है, सेल्स भी श्रिंक होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर भी कम हो जाता है। तो ये सारे ना ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में पैक हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारे ऑटोफेजिक वैक्यूल्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडीज, जिसमें सेल डिब्री होता है। अब इसका क्या मैकेनिज्म है? या तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाए, या फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाए। देर हैज़ टू बी होम्योस्टेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर द सेल टू फंक्शन। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रहा है, तो वो कैसे कम हो रहा है? ट्रॉफिक सिग्नल्स कम हो जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल योर एंडोक्राइन रिलेटेड इश्यूज। बट अगर प्रोटीन का डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, तो उसमें हमारा यूबिक्यूटिन डिग्रेडेशन पाथवे फॉलो होता है। इट कॉजेज इंक्रीज्ड ऑटोफेजी, इट कॉजेज प्रोटियोलिसिस। Moving towards metaplasia and dysplasia, this is one of the most important topics, considering that the next chapter or the next unit might be neoplasia. So metaplasia क्या होता है? This is a reversible change where cell type of one differentiated type is replaced by another type. So if there is, मान लो, if there is columnar tissue, it is being replaced by squamous tissue. This is called metaplasia. And this is reversible right now. So दो टाइप के होते हैं, एपिथेलिया होता है, mesenchymal होता है। एपिथेलिया में it could be squamous or columnar, and mesenchymal में it could be osseous or cartilaginous. So basically, to withstand stress, constant stress, our body adapts in a way that जो soft tissue है, और या फिर the tissue which is much more likely to have an injury, it is replaced by a structurally stronger tissue. The only thing you need to know is the examples, which is smoker's lung in bronchus, gallbladder metaplasia in chronic cholecystitis, and for columnar, you need to know Barrett's esophagus and chronic bronchitis. Mesenchymal में we have Monckeberg's medial calcific sclerosis, which we'll cover later in CVS. So now metaplasia and dysplasia, they are two different things, but they are very similar. So metaplasia में क्या होता है? Type of cell बदलता है, but dysplasia में क्या होता है? Disordered cellular development हो जाता है. We'll cover this again in neoplasia. तो इसके क्या टाइप्स होते हैं? एपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल। डिस्प्लेजिया का सिर्फ एक ही टाइप होता है, विच इज एपिथेलियल। मेटाप्लेजिया में क्या होता है? मेच्योर सेलुलर डेवलपमेंट होता है। डिस्प्लेजिया में प्लियोमॉर्फिज्म मिलता है, माइटोटिक बॉडीज मिलती हैं, पोलैरिटी का लॉस हो जाता है, न्यूक्लियर में हाइपोक्रोमेजिया दिखता है, देयर इज इंक्रीज लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। रिमेंबर, दिस विल लीड टू अ ट्यूमर जनरेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, मेटाप्लेजिया के क्या एग्जाम्पल है? बैरेट्स ईसोफेगस, मोंकेबर्ग्स स्क्लेरोसिस। डिस्प्लेजिया में यूटेराइन सर्विक्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ मेटाप्लेजिया? दिस इज बाय स्ट्रेस बेयरिंग। डिस्प्लेजिया का कॉज है प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन या फिर क्रॉनिक इरिटेशन। मूविंग ऑन टू हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इज द ऑपोजिट ऑफ एट्रोफी, एंड द कॉज फॉर दिस इज फंक्शनल डिमांड में इंक्रीज। फिजियोलॉजिकली इसमें प्रेगनेंसी में साइज ऑफ यूट्रस भी हाइपरट्रॉफी होता है, बढ़ता है, एंड बॉडी बिल्डर्स में मसल का साइज बढ़ता है, मसल का नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, प्लीज नोट दैट। तो अब पैथोलॉजिकल क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? कार्डियक मसल में अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हार्ट विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, तो द साइज ऑफ कार्डियक tissue will increase, the size of cardiac cells will increase, which will lead to a larger heart. Smooth muscles में for example pyloric stenosis हो गया, which is the hardening of the pyloric valve.
Then we have compensatory hypertrophy. For example, if you have two organs, if one is removed, the other will increase in size because उसका जो work function demand था वो बहुत बढ़ गया है. So what is the mechanism? पता मैकेनिकल सेंसर्स जो होते हैं वो एंडोथिलिन 1, एंजियोटेंसिन 2, TGF बीटा इन सबको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बढ़ते हैं, थ्रू विच द साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीज बढ़ता है. ओके, मूविंग ऑन टू हाइपरप्लेजिया. तो हाइपरट्रॉफी में नंबर नहीं साइज बढ़ रहा था, हाइपरप्लेजिया में साइज नहीं नंबर बढ़ रहा है. सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू और ऑर्गन्स. और ये उन्हीं जगह पर होता है जहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ डिविजन ऑब्वियसली. सो फिजियोलॉजिकली कहाँ कहाँ हो सकता है? लेट्स से यू रिमूव्ड अ पार्ट ऑफ लिवर टू डोनेट टू समवन, तो जो होस्ट है उसकी लिवर वापस से रीजनरेट कर देगी. देन वी हैव ब्रेस्ट प्रोलिफरेशन, स्किन, लिवर रीजनरेशन, एक्सेट्रा. पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इतना ज़्यादा हार्मोन या ऐसी सिग्नलिंग सेल की ग्रोथ की बढ़ जाए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रिया प्रोलिफरेट्स वेरी क्विकली, विच लीड्स ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो इट एंड्स अप बीइंग अ कीलॉइड, विच इज़ द hypertrophied scar.